सभी को नमस्ते। गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास विषय और इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 14 महाराष्ट्र राज्य का निर्माण। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त सन 1947 को। उसके बाद बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित था देश हमारा। फिर उसको एकत्रित करना, संगठित करने का काम हमारे नेताओं ने किया। इसमें सबसे अधिक जो बड़ा रोल था वह था तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। उसके बाद फिर हम लोगों ने गोवा मुक्ति संग्राम देखा। फिर हैदराबाद को किस तरह से मुक्त कराया गया और उसका भारत में विलय किया गया। इस तरह से अनेक घटनाएं आजादी के बाद होती रही। कश्मीर का विलय हुआ। आज हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य का निर्माण किस तरह से हुआ। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भाषावार प्रांत रचना की मांग बड़ी मात्रा में की जा रही थी। महाराष्ट्र में भी मराठी भाषी राज्य की मांग की जाने लगी। हम लोगों ने देखा कि जब देश आजाद हुआ तो प्रांत भाषा के हिसाब से बने। जैसे हिंदी बाहुल्य क्षेत्र है, उसके हिसाब से गुजराती बाहुल्य क्षेत्र है तो गुजरात बना। तो ऐसे जो जो स्टेट्स अलग अलग बने, ज्यादातर उसकी रचना भाषा के अनुसार की गई। तो महाराष्ट्र में भी मराठी भाषी राज्य की मांग होने लगी, क्योंकि यहाँ पर मराठी भाषी बहुत अधिक थे। इसके लिए 1946 ईस्वी से संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आजादी के पहले से ही संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन शुरू हो गया था। यह आंदोलन कई मोड़ों और परिवर्तनों को पार करता हुआ अंततः 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य के निर्माण तक पहुंच गया। इतने वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद 1 मई 1960 ईस्वी को एक नए राज्य के रूप में महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? मराठी भाषी लोगों के एकीकरण का विचार 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अनेक जानकारों ने प्रकट करना शुरू किया। 1911 ईस्वी में अंग्रेज सरकार को बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा। इस पृष्ठभूमि में न चीन केलकर ने लिखा कि मराठी भाषियों की समग्र जनसंख्या एक शासन के नीचे होनी चाहिए। तो इस तरह से देखते हैं कि 20वीं शताब्दी से ही मराठी भाषी एकत्रित हो करके अपने विचार प्रकट करना शुरू कर। उसका एक उदाहरण दिया कि किस तरह से 1911 ईस्वी में अंग्रेज सरकार को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। हम लोगों ने देखा है कि उस समय के जो तत्कालीन नेता थे, उन लोगों ने बहुत ज्यादा आंदोलन किया था जब बंगाल को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और बंगाली भाषा के हिसाब से विभाजित किया गया। उसमें प्रमुख रूप से नची केलकर ने लिखा कि मराठी भाषियों की समग्र जनसंख्या एक शासन के नीचे होनी चाहिए, अर्थात महाराष्ट्र शासन का एक छत्र राज्य जहां पर मराठी भाषी रह सके। 1995 ईस्वी में लोकमान्य तिलक ने भाषावार प्रांत रचना की मांग उठाई थी, परंतु 1915 ईस्वी में लोकमान्य तिलक ने भाषावार प्रांत की रचना की मांग उठाई थी, परंतु उस समय भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा अधिक महत्वपूर्ण था। अतः तिलक की मांग पीछे रही। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था ईस्वी सन 1915 ईस्वी में, तो लोकमान्य तिलक देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लगातार संघर्ष कर रहे थे। ऐसे समय पर उन्होंने भाषावार प्रांत, अर्थात जो जहाँ पर जिस भाषा का बाहुल्य है, क्षेत्र जहाँ पर अधिक एक ही भाषा जानने वाले लोग रहते हैं, बोलने वाले लोग रहते हैं, उसके हिसाब से राज्यों की निर्मित हुई। किंतु आजादी की लड़ाई अधिक महत्वपूर्ण थी, अतः तिलक की यह मांग पीछे रह गई, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। 12 मई 1946 ईस्वी को बेलगांव में आयोजित साहित्य सम्मेलन में संयुक्त महाराष्ट्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। हमने देखा कि 1946 ईस्वी से ही संयुक्त महाराष्ट्र के लिए संघर्ष शुरू कर दिया गया। तो वहां पर जो साहित्य सम्मेलन हुआ बेलगांव में, तो उस समय भी महाराष्ट्र के संदर्भ में प्रमुख प्रस्ताव, महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया 12 मई 1946 ईस्वी। संयुक्त महाराष्ट्र परिषद 28 जुलाई को मुंबई में
शंकर राव देव की अध्यक्षता में महाराष्ट्र एकीकरण परिषद आयोजित की गई। इस परिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि मराठी भाषी प्रदेशों का एक प्रांत बनाया जाए और इसमें मुंबई, मध्य प्रांत के मराठी भाषी तथा मराठवाड़ा और गोमंतक के मराठी भाषी क्षेत्रों का समावेश किया। तो जब संयुक्त महाराष्ट्र परिषद बनी, महाराष्ट्र एकीकरण परिषद का आयोजन किया गया 28 जुलाई को मुंबई में, और उसके अध्यक्ष थे शंकरराव देव। उन्होंने इस परिषद में यह प्रस्ताव पास किया कि मराठी भाषी प्रदेशों का एक प्रांत बनाया जाए, एक राज्य बने। प्रांत उस समय शब्द चलता था, प्रचलन में था। इसमें मुंबई, मध्य प्रांत के मराठी भाषी तथा मराठवाड़ा और गोमंतक के मराठी भाषी क्षेत्रों का समावेश किया जाए, ऐसा प्रस्ताव शंकरराव देव ने रखा था। इसके बाद आया दार कमीशन। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 17 जून 1947 ईस्वी को न्यायाधीश एस के दार की अध्यक्षता में भाषावार प्रांत रचना के लिए दार कमीशन की स्थापना की। हम जानते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। वही हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने 17 जून 1947 ईस्वी को न्यायाधीश एस के दार की अध्यक्षता में भाषावार प्रांत की रचना हेतु दार कमीशन की स्थापना की। 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को दार कमीशन का प्रतिवेदन जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, परंतु इससे यह समस्या हल नहीं हो सकी। अर्थात जो कमीशन बनाया गया दार कमीशन, वहां पर भी महाराष्ट्र की यह समस्या हल नहीं। फिर आया जेवीपी समिति, त्रिसदस्य समिति। भाषावार प्रांत रचना निर्माण करने की स्थिति का अध्ययन करने हेतु कांग्रेस ने 29 दिसंबर 1948 ईस्वी को एक समिति गठित की। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भी सीतारमैया का समावेश था। तो जेवीपी 3 सदस्यीय समिति, जिसे त्रिसदस्य समिति कहते हैं, 29 दिसंबर 1948 ईस्वी को कांग्रेस ने इस समिति का गठन किया, जिसमें प्रमुख रूप से जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भी सीतारमैया, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टा भी सीतारमैया, इन 3 व्यक्तियों का समावेश था, इसलिए इसे त्रिसदस्यीय समिति कही गई। इन 3 सदस्यों के प्रथम अक्षरों के आधार पर यह समिति जेवीपी के रूप में जानी जाती है। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की कि भाषावार प्रांत रचना कांग्रेस को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार है, परंतु यह उचित समय नहीं है। इस प्रतिवेदन के विरोध में पूरे महाराष्ट्र में तीखी प्रतिक्रियाएं उभरी। इसी समय जन जागृति के लिए सेनापति बापट ने प्रभात फेरियां निकाली। जेवीपी समिति बनी। प्रतिवेदन को सिफारिश की गई कि भाषावार प्रांत रचना कांग्रेस को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि यह समय इस वक्त उचित नहीं है। महाराष्ट्र में इसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में प्रतिक्रियाएं उभरी और उसी समय जन जागृति हेतु लोगों में जागृति लाने के लिए सेनापति बापट ने प्रभात फेरियां निकाली। आचार्य अत्रे ने मुंबई नगर निगम में मुंबई सहित संयुक्त महाराष्ट्र का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव 50 विरुद्ध 35 मतों से पारित हुआ। आचार्य अत्रे जी ने भी मुंबई महाराष्ट्र का अभिन्न अंग है और महाराष्ट्र के साथ ही रहना चाहिए, इसके लिए प्रयास शुरू था। तो प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें 50 के विरुद्ध 35 अर्थात बहुमत से यह प्रस्ताव पास हुआ। इससे जनता की इच्छा स्पष्ट हो गई कि मुंबई महाराष्ट्र में होनी चाहिए। जनता का भी मानना था कि नहीं, मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा है और महाराष्ट्र का हिस्सा होना ही चाहिए, इसका अभिन्न भाग है, इससे इसे अलग नहीं किया जा सकता। फिर राज्य पुनर्रचना आयोग। भारत सरकार ने न्यायमूर्ति एस फाजल अली की अध्यक्षता में 29 दिसंबर 1953 ईस्वी को राज्य पुनर्रचना आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 10 अक्टूबर 1955 ईस्वी को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में उन्होंने मुंबई का द्विभाषी राज्य निर्माण करने की सिफारिश की। तो राज्य पुनर्रचना आयोग जो थी, न्यायमूर्ति एस फजल की अध्यक्षता में बनाई गई थी 1953 ईस्वी में। और फिर इस आयोग ने 10 अक्टूबर 1955 ईस्वी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया था कि मुंबई का द्विभाषी राज्य करने की सिफारिश की, अर्थात 2 भाषिक लोगों से जुड़ा हो गया।
नागपुर समझौता क्या था? सभी मराठी भाषी जनता का एक राज्य गठित करने हेतु 1953 ईस्वी में नागपुर समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ मराठवाड़ा सहित संयुक्त महाराष्ट्र का निर्माण। संविधान में 1956 ईस्वी के संशोधन के अनुसार धारा 371 दो का संविधान में समावेश किया गया। इसके अनुसार विकास कार्य के लिए न्यायपूर्ण राशि, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा हेतु पर्याप्त राशि उस क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में राज्य शासन की सेवा में नौकरियों के अवसर और महाराष्ट्र विधानसभा का वर्ष में एक सत्र नागपुर में लेना आदि बातों का आश्वासन नागपुर समझौता द्वारा दिया गया। अर्थात नागपुर समझौता में इतनी बातें आई कि जो भी महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र होगा वो वर्ष में एक बार नागपुर में लेना होगा और आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से जो भी राशि दी जाएगी विकास करने हेतु, शिक्षा हेतु, उस प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या के हिसाब से राज्य शासन में नौकरी के अवसर हो या वहाँ के विकास हेतु राशि, इस तरह की बात नागपुर समझौता में बताई गई। मराठी भाषियों का मुंबई सहित महाराष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, इस हेतु संघर्ष प्रारंभ हुआ था। मुंबई में कामगार मैदान पर विशाल सभा हुई। उसमें शंकरराव देव ने कहा, महाराष्ट्र से मुंबई को कोई अलग करेगा तो हम प्राणपण से उसका विरोध करेंगे। मराठी भाषी किसी भी तरह से, महाराष्ट्र के लोग नहीं चाहते थे कि मुंबई को अलग किया जाए महाराष्ट्र से। अब यहाँ पर मुंबई के लिए संघर्ष शुरू हुआ। कामगार मैदान पर विशाल जनसभा रखी गई, जिसमें शंकरराव देव ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि महाराष्ट्र से मुंबई को अगर कोई अलग करने की सोचेगा भी तो हम प्राणपण से, अर्थात जब तक जीवित है अपने जी जान से उसका विरोध करेंगे। जनता की भावनाओं और मांगों को जन आंदोलनों का स्वरूप प्राप्त होने लगा। उनमें महिलाएं भी उत्स्फूर्त रूप से सम्मिलित होने लगी। जनता अब लड़ रही थी, महाराष्ट्र से किसी भी तरह से मुंबई को अलग न किया जाए। इसके लिए जन आंदोलन शुरू हो गए। महिलाओं भी इसमें स्फूर्त रूप से भाग लिया। इस आंदोलन में सुमतिबाई गोरे, इस्मत चुगताई, दुर्गा भागवत, तारा रेड्डी, चारूशीला गुप्ते, कमलाताई मोरे, सुल्ताना जोहारी जैसी अनेक महिलाएं सहभागी थी। तो हम देखते हैं यहाँ पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को जिस तरह से आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम महिलाओं ने किया था, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र से मुंबई को अलग न किया जाए, इसके लिए महिलाओं ने भी उत्स्फूर्त प्रतिशत दिया और उसमें प्रमुख रूप से सुमतिताई गोरे, दुर्गा भागवत, स्मत, तारा रेड्डी ऐसी अनेक महिलाएं सहभागी थी। 7 नवंबर 1955 ईस्वी को श्रमिकों की सभा हुई। इसमें विविध मजदूर संस्थाएं, कम्युनिस्ट, प्रजा समाजवादी, समाजवादी शेतकरी कामगार पक्ष, जनसंघ जैसे कई राजनीतिक दल सम्मिलित हुए। सभा के अध्यक्ष कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे थे। इस अधिवेशन में एस.एन. जोशी ने प्रस्ताव रखा कि मुंबई और विदर्भ सहित संयुक्त महाराष्ट्र का निर्माण किया जाना चाहिए। अर्थात महाराष्ट्र जिस तरह से विशाल है, इतना बड़ा प्रांत है, उसमें से मुंबई, विदर्भ इन सबको मिला करके एक राज्य की रचना हो, महाराष्ट्र राज्य की रचना हो। उस समय जो राजनीतिक दल, बहुत से राजनीतिक दल थे, मजदूरों की संस्थाएं थी, इन सभी का जो अध्यक्ष पद था कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे ने निभाया था। उसमें उस अधिवेशन में एस.एन. जोशी ने प्रस्ताव रखा था कि मुंबई और विदर्भ सहित संयुक्त महाराष्ट्र का निर्माण किया जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इस तरह से मजदूर संगठन और जो राजनीतिक दल थे, उसके साथ साथ प्रजा, जनसंघ, ऐसे कई राजनीतिक दल इसमें सम्मिलित हुए और महिला, पुरुष सभी लोग मिलजुल करके पूरी तरह से संयुक्त महाराष्ट्र के लिए, संयुक्त महाराष्ट्र के निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्रत्यक्ष संघर्ष को प्रारंभ, मराठी भाषी जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा। सेनापति बापट के नेतृत्व में विधानसभा पर एक विशाल जुलूस निकाला गया। उस समय मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री थे। सरकार ने प्रतिबंधात्मक आदेश की घोषणा की। पुलिस ने जुलूस पर लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। इसी दिन शाम को कामगार मैदान पर लगभग 50,000 लोगों की सभा हुई। कॉमरेड डांगे ने मार्गदर्शन किया। संयुक्त महाराष्ट्र की मांग का यह संघर्ष अधिक गतिमान बनाने के लिए
21 नवंबर 1955 ईस्वी को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय किया। तो हम देखते हैं कि मराठी भाषी जो जनता है के बीच असंतोष और भी बढ़ता जा रहा था। सेनापति बापट के नेतृत्व में विधानसभा पर विशाल जुलूस निकाला गया। उस समय जो मुख्यमंत्री थे वह मोरारजी देसाई थे। उन्होंने पूरी तरह से प्रतिबंधात्मक आदेश की घोषणा की थी, अर्थात कोई भी जन जमाव इकट्ठा नहीं हो सकता, लोग इकट्ठे होकर के जुलूस नहीं निकाल सकते या कोई सभा नहीं कर सकते। किंतु पुलिस ने भी सरकारी आदेश के अनुसार लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। इसी दिन फिर कामगार मैदान पर लगभग 50,000 लोगों की जनसभा हुई। उसमें कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे ने मार्गदर्शन किया। संयुक्त महाराष्ट्र की मांग का संघर्ष अब और गति पकड़ते जा रहा था और फिर 21 नवंबर 1955 ईस्वी को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय किया। संयुक्त महाराष्ट्र समिति की स्थापना। मराठी भाषी जनता की संयुक्त महाराष्ट्र की मांग की समस्या गंभीर बनती गई। पूरे राज्य में असंतोष दहक रहा। 6 फरवरी 1956 ईस्वी को केशवराव जेधे की अध्यक्षता में पुणे के तिलक स्मारक मंदिर में सभा हुई। इस सभा में समिति ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की। इसके अनुसार कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे की अध्यक्ष पद पर, डॉक्टर तिरंगरा नरवणे की उपाध्यक्ष पद पर तथा एस.एम. जोशी की सचिव पद पर नियुक्ति की गई। तो एक ऐसी समिति बनाई गई, संयुक्त महाराष्ट्र समिति की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई, जिसके अध्यक्ष थे केशवराव जो जेधे और पुणे के तिलक स्मारक के मंदिर में यह सभा हुई थी। और फिर इसमें जो कमेटी बनी उसके अनुसार कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे की अध्यक्ष पद नियुक्ति की गई, डॉक्टर नरवणे की उपाध्यक्ष पद पर और एस.एम. जोशी की सचिव पद पर नियुक्ति की गई। इस गठन में गत्र माडखोलकर, प्राचार्य प्रके अत्रे, मधु दंडवते, प्रबोधनकार केशव ठाकरे, यक्र सोवनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके साथ साथ सेनापति बापट, क्रांति सिंह नाना पाटिल, लालजी पेंडसे, अहिल्याबाई रांगणेकर ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान दिया। यह आंदोलन महाराष्ट्र के गांव देहात तक पहुंचा। तो ऐसे क्रांतिकारी थे उस समय के जिन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी। उसमें प्रबोधनकार केशव ठाकरे जी, यक्र सोवनी, मधु दंडवते जी, प्राचार्य अत्रे, क्रांति सिंह नाना पाटिल जो समानांतर सरकार के लिए, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि ब्रिटिश से भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया था और समानांतर सरकार की स्थापना की थी। सेनापति बापट जी, लालजी पेंडसे, अहिल्याबाई रांगणेकर, ऐसे अनेक आंदोलनकारी थे और इस आंदोलन को महाराष्ट्र के गांव तक, देहात तक पहुंचाने का काम किया। जिस समय यह स्पष्ट हुआ कि मुंबई महाराष्ट्र को नहीं मिलेगी, तब विशाल जन आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में राज्य सरकार ने गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में 106 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। आगे चलकर संयुक्त महाराष्ट्र के निर्माण में अपने प्राण बिछाने वाले 106 सुपुत्रों का हुतात्मा स्मारक मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन के पास बनाया गया। जब पता चल गया यहाँ की जनता को कि नहीं, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग किया जाएगा, तो ऐसे समय विशाल जन आंदोलन किया गया, जिसपे राज्य सरकार ने इस आंदोलन का दमन करने के लिए गोलियां चलवाई और जिसमें 106 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया और उन्हीं की स्मृति में हुतात्मा स्मारक मुंबई के फाउंटेन के करीब, या मुंबई में अगर कहीं सीएसटी जाएंगे आप लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थोड़ी दूरी पर 10 मिनट के अंतर पर है फ्लोरा फाउंटेन, उसी के बगल में है हुतात्मा चौक। तो आप देख सकते हैं कि इन शहीदों के याद में, स्मृति में 106 शहीद हुए थे। महाराष्ट्र के मुंबई से अलग, महाराष्ट्र से मुंबई को अलग न किया जाए, इसके लिए यह स्मारक के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनके याद में यह स्मारक बनाया गया। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को द्विभाषी मुंबई राज्य अस्तित्व में आया। इसके बाद 1957 ईस्वी में लोकसभा, विधानसभा और मुंबई नगर निगम के चुनाव हुए। इन चुनाव में संयुक्त महाराष्ट्र समिति को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। चुनाव के परिणामों में यह स्पष्ट हो गया कि मतदाता द्विभाषीय राज्य के विरोध में और संयुक्त महाराष्ट्र के पक्ष में है। जब चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, तो अधिकतर लोग जीते और उसमें फिर यह बात स्पष्ट हुई कि नहीं, जो झुकाव है वो मराठी भाषी प्रांत के अधीन, महाराष्ट्र के अधीन इसे दिया जाए, मुंबई को दिया जाए। द्विभाषी
क्षेत्र के रूप में, राज्य के रूप में मुंबई को का अस्तित्व ना रहे, यह बात स्पष्ट होने लगी। प्रतापगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों 30 नवंबर 1957 ईस्वी को होना था। इस दिन संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने भाई माधवराव बागल के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला। तो हम देखते हैं कि प्रतापगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो अश्वारूढ़ प्रतिमा है, उसका अनावरण करने हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आने वाले थे। तो उनके संयुक्त महाराष्ट्र समिति के भाई माधवराव बागल के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया। एस.एम. जोशी, नागा गोरे, जयवंत राव तिलक, प्र.के. अत्रे, उद्धवराव पाटिल आदि नेता उस जुलूस में उपस्थित थे। समिति ने पसरनी घाट और फुलादपुर के पास जबरदस्त प्रदर्शन किया। मराठी भाषियों की भावनाओं और समग्र परिस्थिति का बोध पंडित जवाहरलाल नेहरू को कराने में समिति सफल हुई। अर्थात उस समय के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनके तक यह संदेश पहुंच चुका था कि नहीं, मुंबई को हम महाराष्ट्र से अलग नहीं करें, उसके खिलाफ यह आवाज हो रही है। संयुक्त महाराष्ट्र समिति के नेतृत्व में आंदोलन के फलस्वरूप केंद्र सरकार महाराष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु अनुकूल हुई। अर्थात केंद्र सरकार ने भी सोचा, इस विषय पर विचार विमर्श किया कि नहीं, मुंबई महाराष्ट्र का अभिन्न अंग होना चाहिए। जो द्विभाषी राज्य की कल्पना है या जो प्रस्ताव पारित किया गया है, उसे समाप्त किया जाए। इस समय कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने प्रभाव का उपयोग संयुक्त महाराष्ट्र के पक्ष में किया। केंद्र सरकार ने दो भाषी प्रांतों महाराष्ट्र और गुजरात की रचना को मान्यता दी और अप्रैल 1960 ईस्वी में संसद ने मुंबई पुनर्रचना कानून को पारित किया। इस कानून के अनुसार 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो अलग अलग प्रांत भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात बने और अप्रैल 1960 ईस्वी में संसद में मुंबई पुनर्रचना कानून को पारित किया गया। इसके अनुसार 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य का निर्माण किया गया। 1 मई 1960 ईस्वी को तड़के राजभवन में विशेष समारोह हुआ। इस समारोह में पंडित नेहरू ने श्रमिक दिवस के दिन महाराष्ट्र राज्य की आधिकारिक रूप से घोषणा की। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में यशवंतराव ने दायित्व संभाला। तो हम देखते हैं कि 1 मई 1960 ईस्वी श्रमिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। और उस समय जो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में यशवंतराव चौहान ने कारभार संभाला, दायित्व को संभाला। यहाँ पर कुछ जानकारी हेतु आप लोगों को दिया गया है लोकशाही अण्णाभाऊ साठे के बारे में। मराठी समाचार पत्रों और शाहिरों सौर्य गान गाने वाले के कार्य। इस आंदोलन में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रबोधन, केसरी, सकाल, नवाकाल, नवयुग, प्रभात जैसे अनेक समाचार पत्रों ने जन जागरण का कार्य किया। हम लोगों ने देखा है कि देश की आजादी की लड़ाई में भी जो लेखक थे, कवि थे, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसी तरह से महाराष्ट्र को स्वतंत्र कराने में लोकशाही अण्णाभाऊ साठे का भी योगदान रहा। इस आंदोलन में जो समाचार पत्र थे प्रमुख रूप से जिसने लेखन कार्य किया महाराष्ट्र के लिए, जिन्होंने जनता में जन जागृति लाने का काम किया, उसमें प्रमुख रूप से प्रबोधन, केसरी, सकाल, नवाकाल, नवयुग, प्रभात ये समाचार पत्र आज भी मिलते हैं। आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं इंटरनेट पर। अगर सर्च करेंगे तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को मिलेंगी। समाचार पत्र ने उल्लेखनीय कार्य किया था। बाला साहेब ठाकरे ने मावला उपनाम से कार्टून बनाकर जन आंदोलन को व्यापक बनाया। बाला साहेब ठाकरे जिन्होंने भी उस समय मुंबई के लिए जो आंदोलन था उसमें भी सहभाग लिया था और वे एक बहुत ही अच्छे कार्टूनिस्ट थे और कार्टून बना करके अपने संदेश को जनता तक पहुंचाने का काम करते। लोक शाहीर अण्णाभाऊ साठे, शाहीर अमर शेख और शाहीर द ना गवानकर ने अपनी लेखनी द्वारा व्यापक रूप से जन जागरण किया। लोक शाहीर अण्णाभाऊ साठे, शाहीर अमर शेख, शाहीर द ना गवानकर, अर्थात ये सब बड़े शौर्य गान जो पूरी तरह से जोश भर दे युवाओं में। ऐसे गीतों के माध्यम से जन जागृति लाने का कार्य समाज में किया और महाराष्ट्र को पूरी तरह से मुंबई के साथ महाराष्ट्र की एक संयुक्त जो समिति बनी थी
उसका कार्य सफल हुआ और यशवंतराव चौहान के रूप में महाराष्ट्र को एक प्रथम मुख्यमंत्री 1 मई 1960 ईस्वी में मिले और यशवंतराव चौहान ने बड़े ही अच्छे से तरीके से फिर इस राज्य को संभालने का कार्य। धन्यवाद बच्चों।